10 रजाई ओढ़कर सो गई। दरअसल चारू बहुत ही चुलबुली और प्यारी सी लड़की थी, जिसकी शादी महेश नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो कि देहरादून में रहा करता था। अब चारू अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन पहली रसोई की रस्म करते हुए वो खुद से कहती है, ना जाने मेरे माँ बाप को क्या समझ में आए जो उन्होंने दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की शादी देहरादून जैसे एरिया में करवा दी। यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड होती है, मुझे तो ठंड की वजह से नींद ही नहीं आई। ये तो अच्छा हुआ मैंने इतना भारी जोड़ा पहना हुआ था, जिस वजह से मैं किसी तरह सो भी गई, लेकिन आज क्या करूंगी। चारू ये बोलकर थोड़ी देर में नाश्ता बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लेकर जाती है और सभी ससुराल वाले जल्दी जल्दी सारा नाश्ता कर लेते हैं। ऐसी ही रात हो जाती है और चारू जब अपने कमरे में आती है तो महेश को एक पतली सी चादर ओढ़े देखकर खुद से कहती है, ये देहरादून के लोग बर्फ के बने हुए होते हैं क्या, जो उन्हें एक चादर में नींद आ रही है। मुझे तो यहाँ पर खड़े खड़े इतनी ठंड लग रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी से जाकर पूछती हूँ कि रजाई कहाँ रखी है। चारू अब अपनी सास के पास जाती है और ओमवती उसे देखकर पूछती है, क्या हो गया है चारू बेटा, अभी से मेरे बेटे से लड़ाई कर ली क्या तूने? इतनी रात को तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? नहीं माँ जी, लड़ाई तो मैं उनसे तब करती ना अगर वो जाग रहे होते, वो तो कब के सो चुके हैं। दरअसल बात यह है कि मैं दिल्ली से हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर रजाई के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। अरे अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है जो तुझे रजाई की जरूरत पड़ गई, तू इतनी ज्यादा कोमल कली है क्या? माँ जी आपके लिए ये आम ठंड होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मुझे इतनी ठंड में रहने की आदत भी नहीं है। प्लीज आप मुझे बता दो रजाई कहाँ रखी है। अब ओमवती उसे स्टोर रूम में लेकर जाती है और उसे रजाइयां दिखा देती है और वहां से चली जाती है। अब चारू जैसे ही एक रजाई ओढ़ती है उसे नींद ही नहीं आती, फिर वो दूसरी ओढ़ती है, ऐसे करके वो 10 रजाइयां ओढ़ लेती है और उसके बाद कहती है, अब जाकर थोड़ी राहत मिली, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह शरीर में ठंड नहीं घुस पाएगी, वरना मैं इतनी ठंड में कैसे सो पाती। चारू ये बोलती है और उसके बाद सुकून से सो जाती है। वहीं थोड़ी देर में रजाई के बोझ से महेश को गर्मी लगने लगती है। वो उठता है और कहता है, ये मैं शादी करके लड़की लेकर आया हूँ या कौन सी आफत लेकर आ गया हूँ? अरे ये तो 10 रजाई ओढ़कर सो गई, ऐसे भी कोई सोता है क्या? और ऊपर से उसने रजाई मेरे ऊपर भी डाल दी, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। महेश को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और उसके बाद वो बाहर ड्राइंग रूम में आकर सो जाता है। सुबह जब ओमवती उसे बाहर सोता हुआ देखती है तो उससे पूछती है, क्या बात है महेश बेटा, रात को बहू मेरे कमरे में आई थी और रजाई लेकर चली गई, अब तू यहाँ ड्राइंग रूम में सो रहा है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मुझे बता बात क्या है। नहीं माँ, हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन आप लड़की नहीं आफत लेकर आए हो। पता है कल वो 10 रजाई ओढ़कर सो गई। क्या बात कर रहा है तू, एक साथ कोई 10 रजाई ओढ़कर कैसे सो सकता है? मैंने उसे रजाई वाली जगह दिखाकर ही गलती कर दी। तेरी शादी के लिए मंगाई थी इतनी सारी रजाई मैंने, क्योंकि रिश्तेदार आए थे घर में, उन सबको रजाई देनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सारी रजाइयां एक साथ मेरी बहू के काम आएगी। ओमवती खुद भी अपनी बहू की हरकतें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन कहीं न कहीं महेश और ओमवती ये बात अच्छे से समझते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल उसे तो दिल्ली के तापमान की आदत थी। ऐसे ही एक दोपहर को जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा होता है तो महेश कहता है, चारू सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ज्यादा ठंड है तुम अपनी मम्मी के घर चली जाओ। तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं सो पाता, क्योंकि तुम 10 रजाई ओढ़कर सोती हो। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ मुझे इसलिए मायके भेज देंगे क्योंकि मैं ज्यादा रजाइयां ओढ़कर सोती हूँ? सच में आप जैसा हमसफर मिलना ही बेकार है, मैंने गलती कर दी। नहीं नहीं चारू, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें यहाँ का तापमान झेलने की आदत नहीं हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसे करती रहोगी और कोशिश ही नहीं करोगी यहाँ के तापमान में एडजस्ट करने की, तो तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी। महेश की बात वो समझती थी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह खुद को बदल कर रहेगी और ऐसे 10 रजाई को ओढ़कर सोने की आदत को धीरे धीरे कम कर देगी। एक दिन जब चारू अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसने खुद से कहा, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं 10 रजाई ओढ़कर नहीं सोऊंगी, क्योंकि जब मैं 10 रजाई ओढ़कर सोती हूँ तो महेश भी गुस्सा होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो बेड पर आ नहीं पाते। जब मैं 10 रजाई लेकर सोती हूँ, आज मैं कम रजाई लेकर सोऊंगी ताकि महेश को भी ज्यादा परेशानी ना हो। चारू ये बोलती है और उसके बाद महेश के साथ सिर्फ एक रजाई लेकर सोती है।
महेश भी सब कुछ देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या बात है चारू, तुम्हें तो 10 रजाई ओढ़कर सोने की आदत है और आज तुम 10 रजाई ओढ़कर नहीं सो रही हो, क्या हो गया? आपको मेरा 10 रजाई ओढ़कर सोना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं 10 रजाई लेकर नहीं सो रही। मैंने सोचा है कि अब से मैं कम रजाई लेकर सोने की ही कोशिश करूंगी, वरना आप मुझे इस छोटी सी गलती की वजह से मायके भेज देंगे, है ना? चारू की बातें सुनकर महेश को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि चारू उसकी हमसफर है। अगर उसे 10 रजाई ओढ़कर सोने की आदत भी है तो चारू के साथ साथ महेश को भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। और तभी महेश कमरे से बाहर जाता है। ये देख चारू हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो ये आधी रात को उठकर बाहर गए हैं? सब कुछ ठीक है ना? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? कहीं ऐसा ना हो ये फिर से मेरी माँ को कॉल कर दें और बोल दें कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे अपने मायके नहीं जाना। सब लोग क्या बोलेंगे कि सर्दी में मैं अपने मायके क्यों आ गई हूँ। चारू सब कुछ सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तभी महेश आता है और उसके हाथ में 9 रजाई थी और वो 9 रजाई चारू के ऊपर डाल देता है और कहता है, चारू तुम्हारे बिना बोले मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुम्हें भी अहमियत देनी चाहिए और तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए। तुम दिल्ली से आई हो और देहरादून की सर्दी को बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं तुम्हें सर्दी सर्दी मायके भेजने के बारे में भी सोचता रहा। मुझे माफ कर दो। नहीं जी, थोड़ी कोशिश मैं अपने आप को बदलने की करती हूँ और थोड़ी कोशिश आप अपने आप को बदलने की करिए, तभी हमारा रिश्ता और ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो पाएगा। अब से मैं आज 10 रजाई ओढ़कर सो जाऊंगी, लेकिन कल से इसकी गिनती धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूंगी। कितना आसान सा उपाय था हमारी इस बड़ी सी मुसीबत का, लेकिन मैं न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था कि इस बारे में सोचा ही नहीं। अब हमारे बीच में कभी कोई भी परेशानी आएगी तो मैं तुम्हें मायके भेजने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। हम दोनों बैठकर साथ में उस परेशानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे हमसफर बनकर एक दूसरे का साथ भी देंगे। दोनों प्यार से सो जाते हैं। चारू ओढ़ने वाली रजाई को कम करने की कोशिश करना शुरू करती है। कभी वो 8 में भी खुद को आराम से सोने की आदत डलवा देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सर्दी का मौसम था और ठंड इतनी थी कि रूह तक कांप जाए। विमला की 3 बहुएं जल्द से जल्द काम खत्म करके शाम होने से पहले ही रजाई के अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन विमला के नखरे खत्म ही नहीं होते थे। बहू, शाम को ठंड बहुत बढ़ जाती है, एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। जी माँ जी लाई। ये बुढ़ी दिन में कितनी बार चाय पीती है। बिमला की बड़ी बहू सुधा चाय बनाने चली गई। बिमला ने मझली बहू सीमा को बुलाकर कहा, बड़ी बहू चाय बनाने गई है, तुम मेरे लिए पकौड़े तल कर लाओ, प्याज के पकौड़े, एकदम क्रिस्पी करारे होने चाहिए। जी माँ जी, लो अब इनके लिए पकौड़े तलने चलो। सीमा पकौड़े तलने चली गई। बिमला की छोटी बहू शीतल चुपके से अपने कमरे में घुसने जा ही रही थी कि बिमला ने उसे देख लिया। छोटी बहू, तुम कहाँ जा रही हो छुप छुप के? छुप छुप के? कहाँ? नहीं तो वो माँ जी। समझ गई, तुम लोगों को सिर्फ आराम की पड़ी है। वो माँ जी ठंड इतनी है तो क्या हो गया? तुम्हारी उम्र में मैं दिन रात घर का काम करती थी, तुम लोग सिर्फ बहाना बनाती रहती हो। बुढ़िया जानबूझ कर करती है ये सब, हमें आराम करते हुए देख नहीं सकती है बुढ़िया। बिमला सच में बहुत खड़ूस थी, अपनी बहुओं को आराम करते हुए देख ही नहीं पाती थी। उसकी सास ने उससे बहुत मेहनत करवाई थी, इसीलिए वो भी अपनी बहुओं से उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करवाना चाहती थी। उसी से उसके दिल को चैन मिलता था। सुधा उसके लिए चाय बनाकर लाई, सीमा पकौड़े तलकर लाई। गर्मा गर्म चाय पीने और पकौड़े खाने के बाद बिमला को और ज्यादा भूख लग गई और उसे गर्मा गर्म रोटी खाने की इच्छा हुई। तीनों बहुएं फिर से रसोई में घुस गईं और रोटी बनाने में लग गईं। ऐसे ही काम करते करते रात के 10 बज गए। तब जाकर बहुओं को बिमला से छुटकारा मिला और तीनों अपने अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर सो गईं। बिमला भी सो गई। रात के 12 बजे उसे बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ा। बहू, मुझे बाथरूम जाना है बहू, कहाँ मर गई? बिमला खुद ही बाथरूम जा सकती थी, लेकिन उसे बस अपनी बहुओं को जगाना था। ये सब करके उसे बड़ा मजा आता था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। तीनों बहुएं रजाई के अंदर मस्त नींद में खोई हुई थी। बिमला बुलाती रही लेकिन किसी की नींद नहीं खुली और इसी बात से बिमला गुस्सा हो गई। बाथरूम का काम खत्म करके उसने तीनों बहुओं के कमरे में देखा तो वो तीनों सो रही थी। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं ये तीनों,
मैंने कितनी बार इन्हें बुलाया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इनकी नींद खराब करनी होगी। बिमला एक एक करके तीनों के कमरे में घुसी और तीनों बहुओं की रजाई लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। ठंड में बिना रजाई के 2 मिनट सोने के बाद तीनों की नींद खुल गई। अरे मेरी रजाई कहाँ गई? मेरी रजाई कहाँ गई? मैं तो रजाई ओढ़कर ही सोई हुई थी, कहाँ गायब हो गई? अरे बाप रे, ठंड से हड्डी तक कांप रही है लेकिन रजाई कहाँ गायब हो गई? तीनों अपने कमरे से बाहर आई और रजाई ढूंढने लगी। विमला बिस्तर के नीचे तीनों रजाइयों को रखकर सो गई थी। तीनों बहुओं ने विमला को आवाज दी, माँ जी आपने हमारी रजाई देखी है क्या? कमरे के अंदर से बिमला का जवाब आया, नहीं मैं कैसे देखूंगी, तुम लोगों की रजाई है, तुम लोग ही जानो, फालतू में मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आपकी रजाई भी गायब है क्या? नहीं मेरी रजाई सही सलामत है, मुझे परेशान मत करो और सोने दो। माँ जी हमारे कमरे से रजाई गायब है, हम कैसे सोएंगे? वो मुझे क्या पता, एक रजाई संभाल कर नहीं रख सकती हो, भागो यहां से और मुझे सोने दो। तीनों परेशान हो गई और ठंड के कारण तीनों को नींद नहीं आई, लेकिन बिमला मन ही मन बहुत खुश थी। तीनों को अच्छा सबक सिखाया, हमेशा बस आराम फरमाती रहती हैं, अब देखो ठंड में रजाई के बिना कैसा लगता है। शीतल ने बाकी दोनों बहुओं से कहा, ये काम बुढ़िया का ही है, मैं बता रही हूं, ये हमें आराम करते हुए देख नहीं पाती है। तूने सही कहा शीतल, लेकिन माँ जी ऐसा क्यों करती हैं? हमसे माँ जी की क्या दुश्मनी है? मैं तो कल ही उन्हें बताने वाली हूं। तीनों के पति काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। अगले दिन सीमा ने फोन पर अपने पति को ये सारी बात बताई, लेकिन उसके पति ने तो उल्टा उसे ही डांट दिया। सीमा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाते हुए? नहीं जी मैं झूठ नहीं बोल रही, वो करती है हमारे साथ ऐसा। चुप हो जाओ, भगवान से तो डरो, अपनी सास पर लांछन लगा रही हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन पर झूठा आरोप लगाओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हमें ठंड में रजाई तो चाहिए, रजाई खरीदने के पैसे भेज दीजिए। तीनों के पतियों ने रजाई खरीदने के पैसे भेज दिए और तीनों ने नई रजाई खरीद ली। फिर रात को रजाई ओढ़कर सो गई, लेकिन आज भी बिमला ने तीनों की नई रजाई भी चुरा ली। तीनों फिर से ठंड से कांपते हुए उठ गई। ये क्या हो रहा है रोज रोज, रजाई के बिना हम सोएंगे कैसे? ये सब बुढ़िया जानबूझकर कर रही है, हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम क्या करें? हमारे पतिदेव तो अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, माँ जी सिर्फ एक ही इंसान से डरती हैं। अच्छा, किससे डरती है? अपनी सास से। माँ जी की सास तो मर चुकी है। हाँ मतलब डरती थी। माँ जी ने एक बार कहा था कि उनकी सास उनसे बहुत काम करवाती थी और उन्हें परेशान करती थी, वो हमसे उसी का बदला ले रही हैं। लेकिन हम उनकी सास को कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते, लेकिन एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। सुनो, शीतल ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब घर पर ही मौजूद था। शीतल बाल सफेद करके सफेद साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शीतल बिमला के बिस्तर के पास ही खड़ी हो गई और सुधा कमरे के बाहर खड़ी होकर एक के बाद एक बर्तन गिराने लगी। शीतल ने बिमला की रजाई छीन ली। ठंड और बर्तन गिरने की आवाज सुनकर बिमला की नींद खुल गई। अरे बाप रे, ये क्या? कौन हो आप? मैं कौन हूँ? मुझे पहचान नहीं रही हो बहू? 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 माँ जी आप हो क्या? लेकिन आप तो मर गई थी, लेकिन आज मुझे ऊपर से नीचे आना ही पड़ा, तुझे सबक जो सिखाना है। सबक? क्यों माँ जी? क्यों? तुझे नहीं पता है क्यों? अपनी बहुओं पर कितना अत्याचार करती है तू, उनकी रजाई चोरी करती है, इतने ठंड में उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। क्षमा कीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं चेतावनी देने आई हूँ, आज के बाद से अगर तूने तेरी बहुओं को परेशान किया तो मैं यहाँ आकर तुझे मेरे साथ ही ले जाऊंगी। ये सुनकर बिमला डर के मारे बेहोश हो गई। तब तीनों बहुओं ने मेकअप धो लिया और बिमला के चेहरे पर छींटे मारकर उसे जगा दिया। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ था? मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। रोते हुए बिमला ने रजाई लौटा दिया और तब से उसने तीनों बहुओं को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तीनों बहुएं खुद की मर्जी की मालकिन बन गई और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। इसीलिए कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।